स्टैटिस्टिक्स के एक और टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टार्टिंग से करते हैं, एक एक टॉपिक को उठाते हैं। चलिए सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसी से इसका क्या करेंगे, लेके आएंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो Q प्लस R पावर n होता है जब हम किसी दो बर्नौलीज ट्रायल होते हैं। ठीक है, उस बर्नौलीज ट्रायल को हमने किया था और उसके बाद हमने किया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी Px, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जिसको बोलते हैं, x क्या है, रैंडम वेरिएबल है, एक वेरिएबल है जो चेंज होता रहता है। और इसको किया था तो हमने लिखा था कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग चलता है NCR। ठीक है, x का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सक्सेस हो गई Q, ये R नहीं है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पासिंग, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सक्सेस। तो P की पावर लिखा था हमने R या x है तो x लिख देते हैं, और Q की पावर लिखा था हमने n-x। अब देखिए, या फिर आप या पॉइसन का जो है वो लेते हैं। ठीक है, पॉइसन का जो डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं वो सेम वैसे ही, जब n इसमें बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा तो इसकी वैल्यू जब n फिक्स है तो ये क्या होता है, डिस्क्रीट टाइप का होता है। ठीक है, खुला यानी खुला अंतराल होता है इसमें, यानी ये हो गया डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब देखिए इस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, n के मान जैसे हम रखते जाते हैं, ये हमारा वेरिएबल की वैल्यूज़ होगी तो ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे बढ़ता जाता है और फिर ये वापस कम होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे हमारे पास ग्राफ बनता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशंस के अलग अलग मान है ना, x के अलग अलग मान है यहाँ पे, तो ये वैल्यूज़ आती हैं। जब मैं n को बढ़ाता जाता हूँ तो इसमें जो है ये बढ़ते जाएंगे, क्या वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे बढ़ाएंगे, और मैं n को इतना बढ़ा देता हूँ कि n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, अनंत की ओर चला जाए। बहुत ज़्यादा कर दिया हमने, तो ये जो है ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जॉइन से हो जाएंगे, और ये बिल्कुल ऐसे एक कर्व बनेगा ऐसा, जिसको हम नॉर्मल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, या हम कह सकते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये एक्चुअल में क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक्सटेंशन है, उसी का प्रसार है। और वो प्रसार कैसे है, जब n इन्फिनिटी हो जाए उसके बाद चाहे P और Q क्या हो। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर P सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाफ है और फेलियर भी क्या है, हाफ है, तब तो वैसे ही नॉर्मल बनता है वो। ठीक है, नॉर्मल बन जाएगा। लेकिन अगर n इन्फिनिटी ले लिया हमने तो चाहे P इसके इक्वल हो या ना हो, हाफ के इक्वल भी ना हो, बराबर प्रोबेबिलिटीज़ ना हो, तब भी ये क्या बनेगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा देंगे तो ये जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास एक नॉर्मल कर्व बन जाता है। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कर्व, एक मिनट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि अब ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्क्रीट था क्योंकि अलग अलग वैल्यूज थी, x के मान अलग अलग थे, लेकिन x को हम या n को हमने क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया, तो x के मान जितने चाहो वो ले सकते हो। और जब n का मान इन्फिनिटी की तरफ, अनंत की तरफ चला जाता है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है n इन्फिनिटी करने से जो वो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो हमारा बन जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा कर्व या ऐसा क्या डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें क्या हो, हमारे पास x की वैल्यूज रखने से मान मिल जाए। अगर वो कंटिन्यूस बन जाता है, लगातार बन जाता है, ब्रेक नहीं आता है, तो वो बन गया ये कंटिन्यूस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, सतत, जिसको बोलते सतत कर्व है, कंटिन्यूस कर्व बनता है इसमें। ठीक है, एक बात तो ये समझ आ गई। तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, डिस्क्रीट था, और ये क्या है, कंटिन्यूस कर्व है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला था जिसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। इसमें भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होगा वो होगा, देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है 1/2 सिग्मा रूट 2 पाई। देख लेना इसको, कर्व की इक्वेशन है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है, एक वेरिएबल है, e पावर माइनस हाफ आएगा और ये आ जाता है x माइनस म्यू
अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब एक म्यू क्या है, म्यू है मीन किसका, इस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ले रखा है उसका मीन है, जो भी सैंपल लिया है उसका जो पॉपुलेशन है उसका मीन है। और इसका मीन जो होता है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। और इसको करने से पहले देखिए ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल बेल की शेप में बनेगा, ठीक है, एक घंटी के आकार में बनता है। और म्यू जो है इसका क्या है, मीन है। और इसमें देखिए म्यू क्या है, मीन है, और जो हमेशा इसके सेंटर में होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि म्यू होगा वो, यानी मीन जो है वो जेड यानी क्या बहुलक है, और म्यू जेड और मीडियन, मीडियन जिसको हम क्या लिखते हैं एम से भी लिख देते हैं, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे। और ये पॉइंट ये रहा, इसका बीच में पॉइंट होगा जहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो प्रॉपर्टी हो गई कि ये बेल शेप्ड है, कंटिन्यूस कर्व है। उसके बाद साथ साथ इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होगा, यानी x एक वेरिएबल है, जैसे x को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, -1 हाफ, ठीक है, कितनी भी रख सकते हो। यानी इसमें x की वैल्यू क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन बन गया तो -∞ से +∞ के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि x -∞ से +∞ के बीच में, तो इसका म्यू मतलब इसका मीन भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब आप कहोगे कि सर हमने जब हाइपोथेसिस की बात की थी पिछले वाले वीडियो में, तो सर आपने तो इसमें बताया था कि ये जो है x है वो -∞ से +∞ होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें z यूज़ किया था, यहाँ पे तो आप z यूज़ ही नहीं कर रहे हो। चलिए उसी को हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। देखिए मान लो ये प्रोबेबिलिटी जनरेट करता है, x का मान रखा मैंने 0.1, कंटिन्यूस फंक्शन है 0.1, 0.2, कोई भी रियल नंबर रखा तो ये वैल्यू आती जाएंगी, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ये मीन है, बीच में मीन और मीडियन और जो भी है मोड है, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी यहीं पे आएंगी, इक्वल होती है, इसी पॉइंट पे आती है। चलिए मान लेते हैं इस पॉइंट पे मैं मान लूँ कहीं पे कि x को म्यू को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, कि मान लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन क्या कर दिया, 0 कर दिया, और सिग्मा को हम 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का एक्चुअल मेथड तो ये है कि एन का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पैरामीटर कौन से होंगे, म्यू होता है और सिग्मा स्क्वायर होता है, वेरिएंस होता है जिसको बोलते हैं। अगर इसको ये रख दिया तो ये बन जाएगा, देखिए एन म्यू सिग्मा स्क्वायर टेंस टू किसके इक्वल हो जाएगा, एन, तो सिर्फ ये 0 और ये बन जाएगा 1। यानी अगर मैं इसको ये ले लेता हूँ तो एक स्पेशल केस बन गया, और वो केस क्या है देखिए अब आपको समझ आएगा कि अगर इसको मैं 0 रख लेता हूँ, मूल बिंदु मान लेता हूँ, तो इधर प्लस की वैल्यू आएंगी, इधर माइनस की वैल्यू आएंगी, राइट। और इसके नीचे जो एरिया आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे जो आ रहा है वो एरिया क्या है, 1 है एरिया, ठीक है। एरिया क्या होगा, इस कर्व के जो नीचे एरिया आ रहा है पूरा एरिया 1 के बराबर मान सकते हैं। कब, जब म्यू को रख दिया हमने 0, यानी मीन को ओरिजिनल बिंदु बना दिया, ठीक है, ओरिजिन बना दिया जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, और ये 1 बना लिया, कुछ वैल्यू इस साइड प्लस की वैल्यू आ जाएंगी, इस साइड माइनस की वैल्यू आ जाएंगी, तो एरिया है। अब इस एरिया को भी डिवाइड करते हैं, वो हमने पढ़ा, लेकिन सर हमें तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि म्यू हमेशा 0 ही होगा। अगर इसको 0 नहीं रखा तो क्या ये कर्व ऐसा ही होगा, या ये ऐसे ही मान सकते हैं कि इसका एरिया 1 होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रमाणीकरण बोलते हैं जिसको, नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। क्या करेंगे हम, एक सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं मैं, क्या, अगर मैं कह दूं x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये क्वांटिटी थी हमारी, इसको z लिख दूं तो क्या होगा, ठीक है। इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, यानी मूल बिंदु जो थी उसको ट्रांसफर कर दिया, और x की जगह वेरिएबल मैंने z मान लिया, जिसमें म्यू माइनस किया हुआ और सिग्मा मैंने किया हुआ है डिवाइड किया हुआ, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, या प्रमाप त्रुटि भी बोलेंगे अगर हम सिर्फ सैंपल की बात कर रहे हैं। तो ये z आ गया। सर ये z का मतलब क्या, ये वही z है जो हम हाइपोथेसिस के टाइम जब मीन के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस तब निकालते हैं, तो वहाँ पे हम z यूज़ करते हैं, ये गुणांक x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्यों किया, ये वैल्यू रखने से इस px की प्रोबेबिलिटी कर्व क्या बन जाएगा, देखिए उस केस में px प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बन जाएगा इसका, ये बनेगा देखिए 1/√2 पाई, ठीक है, और ये वैल्यू बन जाएगी e⁻⁻² z²।
अब z की वैल्यू को मैं 0 1 2 3 5 लिखता हूँ, ठीक है, 0 कुछ वैल्यू प्लस की लिखता हूँ, कुछ माइनस की लिखता हूँ, तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ये पूरा जो कर्व है, अगर इसको x लिखता हूँ तब तो ठीक है, ये पूरी वैल्यूज देगा आपको। लेकिन मैंने क्या कर दिया, इस x की जगह वेरिएबल नया बना दिया, जिसको z बोला, जिसको ट्रांसफर करना बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, कि एक नया वेरिएबल ले आए जहाँ पे मूल बिंदु को ऐसे शिफ्ट कर दिया इस x को कि x माइनस म्यू यानी मीन घटा दिया और सिग्मा से भाग दे के, तो अब ये जो आया ये क्या है, ये भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही है, लेकिन ये क्या है, प्रमाणीकरण करने के बाद है, प्रमाणित जिसको बोलते हैं, यानी अब मैं कंपेयर कर सकता हूं इसको, ठीक है। प्रमाणित क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है, क्या बोलेंगे, वेरिएट यानी वेरिएबल, ठीक है, प्रायिकता फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं z में चेंज करता जाऊं और बढ़ाऊं, यानी z में चेंज करने का मतलब मैं सिग्मा से डिवाइड कर रहा हूं इस में, तो यानी अब इस कर्व को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। क्या बनाऊंगा, सबसे पहले तो अगर प्लस की तरफ लेता हूं तो यहाँ पे प्लस सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पे +2 सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और आगे आएगा ये +2 सिग्मा, और ये 3 सिग्मा बन जाएगा। ये +2 सिग्मा, सिग्मा का मतलब समझ गए होंगे आप, ये सिग्मा, इधर माइनस सिग्मा होगा, -2 सिग्मा होगा, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे -3 सिग्मा होगा। यानी अब z के मान मैंने कुछ प्लस में रखे, कुछ माइनस में रखे, z की वैल्यूज रखी, तो ये कर्व ऐसे बन जाएगा। और इसके अंदर जो टोटल एरिया आ रहा है वो 1 आ रहा है। वो कैसे, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन किस लिमिट से, -∞ से +∞, px का मान हमेशा 1 होना चाहिए, और जो कि हो रहा है कब, जब मैं इसको z ले लेता हूँ, आपको z लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, प्रमाणीकरण कर दिया। तो इसका मान, यानी अब जो मेरा वेरिएबल है वो x ना होके z है, तो इसका एरिया 1 बन जाएगा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मीन को 0 रखो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रखो, नहीं, हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ऑब्जर्वेशंस का वही रखा, सैंपल का जो है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको प्रमाणीकरण कर लिया, और इसकी वजह से यानी z में कन्वर्ट कर लिया इस एरिया को, इस पूरे को, तो इसको z में, यानी अब यहाँ पे x की बजाय z आ गया, +-z और इधर प्लस का z। अब इसको एरिया में डिवाइड कर दिया। देखिए ये जो हमारा होता है, ये लेंथ ऑफ टेस्ट होती है, ठीक है, टेस्ट जो होता है, ये देखिए हम जब हाइपोथेसिस यूज़ करते थे तो -2 सिग्मा से +2 सिग्मा, ठीक है, उसमें कितना % एरिया आ जाता है, 95% के आसपास आ जाता है। 1.96 में 95% आ जाता है, इसमें 95.43 के आसपास आता है। और जब मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से 3 वाला, तो ये जो आता है वो नियरली 99.73% एरिया को कवर कर लेता है। यानी इसके बाहर जो क्रिटिकल रीजन आ गया वो अब क्या होगा, अगर डबल टेल्ड है, ठीक है, 2 टेल्ड वो कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, तो इससे बाहर आएगा, वो इससे हाफ आ जाएगा, जो बचा हुआ है उसका हाफ आ जाएगा। यानी अगर 3 सिग्मा ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये तो क्या 3 का मतलब तो क्या 99.7, लेकिन हम 1% कॉन्फिडेंस लेवल लेके चलते हैं तो 99% होता है, और उसका वैल्यू क्या होता है 2.96 सिग्मा लिखते हैं, ठीक है। अब बचा हुआ पार्ट आधा इधर आ जाएगा और आधा इधर आ जाता है। अगर 95% पे कर रहे हैं तो ये 1.96 लेते हैं यहाँ पे, इससे थोड़ा सा इधर बच जाएगा, आधा इधर बच जाएगा, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। इधर α/2 हो जाएगा और इधर α/2 होगा। ये हमने डिस्कस किया हुआ सारी चीज़ें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्वीकार्य क्षेत्र हो जाएगा, ये रिजेक्टेड रीजन हो गया, ठीक है। और अगर इसके बीच में z का मान, जब हम हाइपोथेसिस में कैलकुलेट करते हैं, z का मान इसके बीच में आता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब हम कह देते हैं क्या कि वो जो क्षेत्र है वो क्या है, जो फ्लैक्चुएशन है वो क्या है, किसकी वजह से है, जो उच्चावच है या जिसको फ्लैक्चुएशन बोलते हैं, वो एक्चुअल में यानी जो सैंपल लिया गया है वो इसी पॉपुलेशन से लिया हुआ है।
अब बात करते हैं देखिए इसी की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो हमने नॉर्मलाइज कर लिया, तो इसके नीचे जो एरिया आया उसको टोटल 1 मान लिया। अब कितने परसेंट यहाँ पे आ गया तो आपको समझ आ गया होगा, 0.1% यहाँ पे आएगा। 0.1 अगर 99 कर रहा हूँ तो 0.1 और 0.1 इसका हाफ करेंगे तो 0.05% ये आ जाएगा, 0.05 उस साइड आ जाएगा। अब और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, डिटेल में करते हैं। सबसे पहले देखिए एक प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस की कि कंटिन्यूस होता है। दूसरी हमने की कि z नॉर्मलाइज करते हैं। तो z ही क्यों निकालते हैं हाइपोथेसिस में, वो z इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये फंक्शन को, इस कर्व को हमने नॉर्मलाइज कर लिया। और नॉर्मलाइज करने का मतलब स्टैंडर्डाइज कर लिया, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब इसमें z वेरिएबल बना लिया। दूसरी हो गई। अब इसके नीचे कितना एरिया आता है, टोटल एरिया इसके अंदर 1 होगा, जिसकी ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए इंटीग्रेशन करते हैं। अगर वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हम क्या करते हैं, समेशन लगाते हैं, जिसको एक्सपेक्टेशन ऑफ x बोलते हैं, राइट। इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज इसको करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे करते हैं। अभी हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा, इसमें म्यू यानी मीन जो होगा वो बीच में होता है। और अगर इसको z में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, z में कर लेते हैं, प्रमाणीकरण कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z मान लेता हूँ मैं। चलिए z लिख देता हूँ, ये हो जाएगी 1/2 पाई का अंडर रूट है, ठीक है, e⁻½ z² है। अब ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, जहाँ पे z हमने जो किया था वो क्या था, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x क्या है, रैंडम वेरिएबल है, जिसको हमने z में ट्रांसफर कर दिया, उसकी वजह से ही आ गए। अब देखिए अगर मान लो मैं ये कह देता हूँ कि म्यू इक्वल टू x की वैल्यू, या रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, चलिए x की वैल्यू म्यू है, यानी x की यहाँ से लेकर यहाँ तक अनंत वैल्यूज हो सकती हैं, -∞ से चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया -∞ लिख देता हूँ मैं, और ये प्लस का ∞ हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, पूरा एरिया इसके अंदर 1 होता है, उसके पार्ट बना लेते हैं, वो बनाते हैं। देखिए x इक्वल टू म्यू कर दिया हमने, उससे क्या होगा, उससे हमारे पास z की वैल्यू 0 आ जाएगी, x माइनस म्यू 0 हो गया। और जब z की वैल्यू 0 आ जाएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस x, या z लिख देता हूँ या x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो रैंडम वेरिएबल है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 पाई, और यहाँ पे 0, e की पावर 0 होगी तो 1 बन जाएगा। यानी ये हमारी क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जब x का मान हम बढ़ाते जाते हैं, देखिए x का मान क्या होगा, हमने लिया मीन के बराबर, तो ये हाईएस्ट ऊंचाई यहाँ पे आती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि अगर x इक्वल टू म्यू है और इस पॉइंट पे अगर इस पे टेंजेंट बनाता हूँ, ठीक है, स्पर्श रेखा बनाता हूँ, तो ये हमेशा इसके बेस की पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि टेंजेंट कहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस होगी, इसको और आगे करेंगे। देखिए तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में x को म्यू कर देता हूँ, यानी वेरिएबल के मान ऐसे लेता गया मैं, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, एक टाइम पे पीक पे चली जाएगी, और वो पीक कहाँ पे होगा, जब x की वैल्यू म्यू है। और उसके बाद अगर बढ़ाता जाता हूँ तो फिर ये कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये तो गया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब x इक्वल टू म्यू होता है, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसके बाद एक प्रॉपर्टी और, देखिए नेक्स्ट क्या है, मान लो मेरे को ये लिखना पड़े मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट मीन्स आघूर्ण, जैसे प्रोबेबिलिटी को बनाने के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है ये रहा। अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है किसी भी, अगर कंटिन्यूस है, क्योंकि ये कंटिन्यूस कर्व है तो उसमें लगेगा, अगर डिस्क्रीट होता है तो सम लगता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए एम एक्स टी कोई भी पैरामीटर है, ठीक है, जैसे इसमें सिग्मा हो गया, म्यू हो गया, 2 पैरामीटर होते हैं इसके, ठीक है। पैरामीटर हमने पढ़ा है, नॉर्मली वैसे पढ़ते हैं, म्यू और एक होता है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 पैरामीटर होते हैं पॉपुलेशन की। इसको जब लिखते हैं तो ये आएगा, देखिए -∞ टू ∞ e⁻tx इंटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन x के टर्म्स में लिखूंगा तो ये आ जाएगा -∞ टू ∞ e⁻tx 1/2 पाई का अंडर रूट विद सिग्मा भी आता है, e⁻−1/2 x माइनस म्यू अपॉन σ², ठीक है। ये आएगा इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कर दें, यानी इसका मोमेंट फंक्शन जो है वो ये भी पूछ सकता है आपसे। और इसको जब सोल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आती e⁻μt +½
ठीक है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। यानी इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट है ना, μ1 μ2 μ3 निकालते हैं, और जब x इक्वल टू म्यू रखूँगा ना, इसमें t की जगह 0 रख दूँगा, तो e पावर म्यू यानी उसका जो आ जाता है मीन आ जाता है। वो अलग चीज़ें हैं, वो कैलकुलेशन काफ़ी, इंटीग्रेशन में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं सीधा ये आप याद कर लीजिए कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, e पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये मीन है किसका, पॉपुलेशन का। ये हो गया। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पूछ ले आपसे, ठीक है, आप जिसको अभिलाक्षणिक फंक्शन बोलते हैं, अभिलाक्षणिक, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, अभिलाक्षणिक, ये आघूर्ण फंक्शन, आघूर्ण बनाने वाला। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन वही होता है जो म्यू एक्स टी होता है, यानी मोमेंट जनरेटिंग। सिर्फ फंक्शन क्या आ जाता है, फाई, इसको एक्स से लिखते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू वही होगी e पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। सिर्फ जहाँ जहाँ टी है उसके साथ आइटा और लग जाएगा, और यहाँ पे आइटा स्क्वायर बन जाता है, इसलिए ये हाफ आइटा और लगा दो, बस इतना ही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता, आइटा लग जाता है म्यू के साथ, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा। तो आपसे पूछे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक तरफ दे देगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक तरफ दे देगा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एक तरफ दे देगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और मैच करना दे दिया, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। तो ये एक चीज़ हो गई। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब x इक्वल टू म्यू होगा, तब रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और वो किसके इक्वल होगी, 1/√2π। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, राइट। उसके बाद देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि ये कर्व वही बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो एक जगह यहाँ पे मैं लिखूंगा, जैसे ये जो पॉइंट है, ये प्लस अल्फा सिग्मा हो गया 1 सिग्मा, और इधर देखो ये वाला माइनस सिग्मा, बिल्कुल बराबर दूरी पे होगा। इन पॉइंट्स पे देखो, इससे पहले तो ये क्या हो रहा है, ऐसे कर्व बढ़ रहा है और यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इनको हम बोलते हैं नीति परिवर्तन बिंदु, नीति परिवर्तन बिंदु, जहां पे इसका कर्वेचर चेंज हो जाता है। देखिए क्या होता है कर्वेचर चेंज करना, इससे पहले क्या बन रहा हो, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, बाहर की तरफ, और जैसे ही यहां था वो चेंज होता है, यानी कहां पे, म्यू, ठीक है, नीति परिवर्तक बिंदु है ना, या जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसी को बोल देते हैं इंग्लिश में इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ध्यान रखना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन से हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो देखिए म्यू से चाहे तो आप प्लस सिग्मा चले जाओ, चाहे माइनस सिग्मा चले जाओ, ये जो बिंदु हैं, इन बिंदु पे ये क्या करेगा, अपना परिवर्तन, यहाँ पे इससे पहले ये क्या है, यहाँ माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा के बीच में जो इस कर्व है वो ऊपर की तरफ उठ के ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऊपर ऐसे ऐसे है, ठीक है, समझ गए, ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, यानी कर्व नीचे की तरफ नहीं झुक रहा है, यानी इस कर्व को हम बोलते हैं क्या, उत्तल कर्वेचर है, ठीक है, जिसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, बाहर की तरफ निकला हुआ। और जब इसके बाद ये अंदर की तरफ स्टार्ट हो, यानी नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है, यानी क्या बनता है, प्याले जैसा बन जाता है, और जैसे इस तरह के हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अवतल नेचर का हो जाता है। तो जहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ये इस साइड भी हो रहा है और इस साइड भी हो रहा है, तो प्लस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस म्यू प्लस माइनस सिग्मा, म्यू प्लस माइनस सिग्मा, यानी मीन से इधर या इधर, जब ये होता है तो इसका मतलब देखिए जेड की वैल्यू अपने आप ही पता चल जाएगी आपको। यहाँ पे जब हम ये लेते हैं एक्स माइनस म्यू, तो सिग्मा अपॉन सिग्मा, और उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस पॉइंट पे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखिए आप, ये है हमारा 1 सिग्मा √2π ई पावर, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एक्स माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर, उसके आगे माइनस हाफ, ये है। जब मैं x की जगह प्लस माइनस सिग्मा रख दूंगा तो इसका मतलब ये म्यू तो कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा से सिग्मा हो जाएगा, यानी ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पे 1 सिग्मा √2π, ठीक है, ई पावर माइनस हाफ हो जाएगी, बाकी ये सब कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए x की जगह मैं क्या रख दूंगा, इससे बता देता हूँ मैं आपको समझ, x माइनस म्यू प्लस सिग्मा लिख दिया है, माइनस सिग्मा लिखा, दोनों लिख देंगे, अपोन में क्या आ गया सिग्मा, तो देखिए x की जगह क्या लिखा मैंने, म्यू, ये पहले से ही है, ठीक है, ये था ना x माइनस, तो ये बन जाएगा, देखिए एक मिनट,
x की जगह लिखा मैंने x प्लस माइनस सिग्मा माइनस म्यू, और x की जगह लिख दिया म्यू, ठीक है, उस पॉइंट पे, नीति परिवर्तक पॉइंट पे, ठीक है, परिवर्तन पॉइंट पे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा माइनस का हाफ आ जाएगा, ठीक है, या प्लस का हाफ आ जाएगा, दोनों आ सकते हैं प्लस माइनस। तो ई की प्रोबेबिलिटी उस पार्ट में क्या होगी, 1 सिग्मा √2 पाई ई पावर माइनस हाफ, या इस साइड निकालता हूँ तो इसको प्लस हाफ भी लिख सकता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि नीति परिवर्तक बिंदु पे, कौन से बिंदु पे, नीति परिवर्तन बिंदु पे वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रैंडम वेरिएबल जो लिया है x का मान कितना, x का मान तो ये होगा म्यू प्लस माइनस सिग्मा, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी ये वैल्यू। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ एक कर्व से मिल जाएंगी, वो कर्व की इक्वेशन यानी प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है, तो उससे सारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसका क्या होता है, नीति परिवर्तन होता है, ये ऊपर उत्तल है, उसके बाद अवतल है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा के बाहर ये क्या होगा, अवतल नेचर का होता है, जिसको हम कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है, और उससे बाद में यानी इसके बीच में ये उत्तल नेचर का होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं नीति परिवर्तन बिंदु, जहाँ पे इसका परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ी सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। तो एक तो देखिए, हमने सारे गुणांक जो पढ़ते हैं, इसका μ1 क्या होता है, म्यू यानी मीन के बराबर होता है, μ2 सेकंड मोमेंट क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, थर्ड मोमेंट क्या होगा, सिग्मा क्यूब, फोर्थ मोमेंट होता है वो क्या होगा फोर्थ मोमेंट होगा वो सिग्मा पावर 4 होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन ध्यान रखना ये हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है, ओड वाले जीरो होंगे, ये पढ़ चुके हैं। μ1 μ2 μ3 क्या होता है, लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होंगे ऐसा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बिल्कुल जिसका बीटा गुणांक और β1 β2 हमने कैलकुलेट किया, तो वो सब चीज़ें पता है, ज़्यादा उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो इसका जो होगा स्क्यूनेस जीरो होगी, ठीक है, और कुर्टिसिस जो होगा इसका वो भी क्या होगा, 3 के इक्वल आता है, राइट। तो इसका मतलब ये कर्व क्या है, स्क्यूनेस जीरो है, इसका मतलब एस सममित है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कर्व है। उसके साथ साथ कुर्टिसिस 3 होने का मतलब मेजोकर्टिक है, ठीक है, मेजोकर्टिक टाइप का है, यानी इसमें कोई असममितता नहीं होती है, बिल्कुल सममित होता है, दोनों तरफ मीन के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ एक जैसा ही बनता है। तो ये चीज़ें तो सब हम पढ़ते हैं कि उसका पहला, तीसरा, पांचवा मोमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि वो पावर के आधे प्लस के होंगे आधे माइनस के होंगे। ये सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 4 होता है, β1 β2 गुणांक ये सब निकाल सकते हैं आप, तो कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। एक चीज़ और मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे कि अगर ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है, थोड़ी सी उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें। तो ये नॉर्मल कर्व में ये मेरा म्यू हो गया, ठीक है, मीन हो गया। अगर इस म्यू से मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, वैल्यूज़ कैलकुलेट करता हूँ, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ स्पेशली, तो दो जगह तो मैंने प्रोबेबिलिटी बताई। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है, सिग्मा, सॉरी नॉट अल्फ़ा, प्लस अल्फ़ा आएगा, ये माइनस अल्फ़ा आएगा। इसके बाद यहाँ 2 अल्फ़ा सिग्मा, सॉरी, और ये माइनस प्लस का 2 सिग्मा, और उसके बाद लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे 0.4 से भी कम बचता है, ठीक है, बहुत कम बचता है, वहाँ पे 3 सिग्मा आ जाता है, और ये 3 सिग्मा माइनस का आएगा, ठीक है, ये प्लस की तरफ, ये माइनस की। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे हमने की जहाँ पे नीति परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ मान लो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करनी पड़े और आपको फंक्शन दे रखा हो, तो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। मान लीजिए एक चीज़ और है कि 2 ले लिया हमने, एक तो हमने कहा कि नॉर्मल कर्व वो है x, ठीक है, जिसको म्यू लिख देता हूँ मैं, नॉर्मल कर्व x सच दैट एक के लिए म्यू है और ये क्या है, सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा 1, μ1 और सिग्मा 1। दूसरा n जिसका रैंडम वेरिएबल मैंने y मान लिया, यानी 2 कर्व ले लिए, μ2 और ये हो गया सिग्मा 2। अगर मान लो इन दोनों को कंबाइन कर दूं मैं कि एक पॉपुलेशन में से सैंपल ये लिया, दूसरा सैंपल मैंने ये लिया पॉपुलेशन में से, और दोनों सैंपल को अब कंबाइन करने के बाद जो नॉर्मल बनेगा, मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ठीक है, जो वैल्यूज आएंगी वो ऐसे आएंगी, x प्लस वाई सच दैट, जो नया वेरिएबल x प्लस वाई को कुछ भी लिख दो आप, उसमें जो μ1 नया जो मीन आएगा वो दोनों का सम होगा। एक चीज़ याद रखना। और
सिग्मा स्क्वायर, अगर इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करूँ मैं, सिग्मा स्क्वायर लिखूँ यहाँ पे, तो सिग्मा जो नया आएगा सिग्मा स्क्वायर वो क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर होगा। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना आप कि सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर होगा। ये तो अब देखिए कई बार हमें क्या कर देते कि दो नॉर्मल कर्व हैं वो दे रखे हैं, मान लो ये वैल्यूज़ ले लेता हूँ मैं कि n पहला वाला है वो x वेरिएबल सच दैट जिसका मीन है 5 और सिग्मा है ना, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा ही लिखा जाता है वैसे, लेकिन वो सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, वो पता है हमें, ठीक है। तो सिग्मा मान लो ये 3 है, ठीक है, सिंपल सा ले लेता हूँ। और दूसरा जो वेरिएबल है वो y लिया मैंने, यानी दूसरे सैंपल में, उसके लिए मीन 8 है और इसका ये क्या है 4 है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो पॉपुलेशन आएगी तो वो n कैसे बनेगा, वो n यानी जो हमारे कर्व हैं वो कैसे बनेंगे, या जो फंक्शन आएगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो क्या होगा। देखिए उस केस में नया वेरिएबल x प्लस वाई लिख दो आप, सच दैट इन दोनों को ऐड कर दो तो मीन तो हो जाएगा इसका 13 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट लिखेंगे, क्योंकि वो तो स्क्वायर तो उससे बन जाएगा इसलिए लिख दिया मैंने, तो ये अंडर रूट लिखेंगे तो ये क्या आएगा, देखो n आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई, अगर मैं ये लिखता हूँ 13 कोमा ये 5 आएगा, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। और अगर आपसे ये 2 दे दे और आपसे पूछे कि मीन कितना होगा नई पॉपुलेशन का, तो भैया 5 दोनों सैंपल्स का मिला के 13 हो जाएगा। और वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर वो होगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि सिंपल सा है, छोटी सी चीज़ें हैं, ध्यान रखिए कि दोनों यानी दो, अगर ये दोनों भी क्या है, ये भी नॉर्मल कर्व है और ये नॉर्मल कर्व है, इनको ऐड करने, दो नहीं कितने भी हो सकते हैं, उनको ऐड करने से भी क्या आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा। लेकिन अगर x और y दो ये बन गए हमारे, और अब मैं कहता हूं x अपॉन वाई दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों का रेशियो लूं, तो ये जो फॉलो करेगा ना नॉर्मल, ये जो नया वेरिएबल बना, प्लस नहीं कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ विद सम कंडीशन, तो ये जो फॉलो करता है ना, ये याद रखना ये बात, कोचीज डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कोचीज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये चीज़ है, ये याद रखना कि x अपॉन वाई हो तो ये कोचीज डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, यानी उस डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बन जाता है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस में बन जाता है, नॉर्मल है। तो ये उसकी कंडीशन होगी x अपॉन वाई करने से, लेकिन प्लस माइनस करने से वो वैसे ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा।